नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्यूशन अमन प्रयास चिकित्स में। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका जो है 30 दिसंबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और उसका जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया था। तो थर्ड शिफ्ट में जो भी आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम प्रश्न या कहें तो सारे प्रश्न जो है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर कृपया कर जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सितंबर 2025 में भारत सरकार के द्वारा एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक भारत के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आपका था राइट आंसर, वो आपका था एल सत्य श्रीनिवास का, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो सितंबर 2025 में जो है भारत सरकार ने जो है वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव एल सत्य श्रीनिवास को जो है एडीबी में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है, जिन्होंने विकासशील का स्थान जो है लिया था। इसके अलावा ये नियुक्ति जो है इनकी 3 साल के लिए की गई है और भारत के आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि ये जो टेक्स्ट बुक का जो आपका जैसा कि पैसा वसूल जो सेल आपका यहाँ पर लाइव हुआ था, जो कि 28 से 31 दिसंबर के बीच तक ही जो था। तो आज आपका यहाँ पर 31 दिसंबर है और आज जो है आपका यहाँ पर लास्ट डे है। तो आज के बाद जो है इसका जो प्राइस है आप लोग जानते हैं बढ़कर जो है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं कृपया कर जो है कर लीजिएगा। दिल्ली का टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र आपको यहाँ पर 263 रुपये में ही जो है मिल जाता है। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज के बाद जो प्राइस है आपको बहुत महंगा हो जाएगा, इतना सस्ता फिर जो है आपको नहीं मिलने वाला है। और जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं नॉलेज है, बता दें कि टेक्स्ट बुक आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में PYP प्रोवाइड कराता है। कभी कभी तो इसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में हूबहू जो है देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग 900 प्लस एग्जामों का यहाँ पर जो है 1 लाख प्लस जो है मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस PYP का जो एक्सेस है आपको मिल जाता है एक ही पास में, मात्र 263 रुपये में परचेस करते हैं तब। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर जो है उसको परचेस कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर मिसोफियर का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो मिसोफियर के बारे में हम लोग कुछ देखें तो ये जो है धरातल से 50 किलोमीटर से जो है 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये आपका यहाँ पर फैला हुआ है। और तापमान की बात करेंगे तो ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और आपको बताएं कि अंतरिक्ष से आने वाला जो उल्का पिंड होता है इसी परत में आकर जो है जल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद के संदर्भ में जो है पशुपालन के साथ साथ निम्नलिखित में से किस पहलू को जीवन और समृद्धि के लिए जो है आवश्यक माना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर का था, यानी कि कृषि का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ऋग्वेद के संदर्भ में जो है पशुपालन के साथ साथ कृषि यानी कि जौ की खेती और यज्ञ अनुष्ठान या पशुबलि को जो है जीवन और समृद्धि के लिए पर महत्वपूर्ण माना गया था। जहाँ गाय धन का मुख्य स्रोत था, दूध व घी का उपभोग भी होता था और बाद में कृषि से अनाज भी जो है प्राप्त होता था, जबकि पशु बलि देवताओं को प्रश्न कर जीवन रक्षा का माध्यम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पुरुष कबड्डी टीम एशिया कप या एशियाई खेलों में आखिरी बार जो है कब हारी थी, पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2018 था। तो भारत ने जो है इसी वर्ष एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया और ईरान से जो है 2 मैच जो है यहाँ पर आपके गवा दिए थे। ठीक है, तो भारतीय टीम को जो है 20 अगस्त 2018 को जो है ग्रुप चरण के मैच में दक्षिण कोरिया के हाथों जो है 23-24 से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद सेमीफाइनल की बात करेंगे
तो 23 अगस्त 2018 को जो है सेमीफाइनल में ईरान ने जो है भारत को 27-18 से जो है हराया था, और जिसके बाद जो है भारत को यहाँ पर कांस्य पदक से जो है संतोष करना जो है पड़ा था। ठीक है, फिर 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने जो है कबड्डी में फिर से जो है स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया था। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया कि इंटरनेट बैंकिंग जो है उसका जो है मुख्य लाभ क्या है, एक प्रमुख लाभ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका 24/7 उपलब्धता जो है आपको दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। तो इंटरनेट बैंकिंग का सबसे बड़ा जो लाभ है कि आपके पास जो है 24/7 जो है आपका यहाँ पर उपलब्ध रहता है, यानी कि आप किसी भी समय जो है दिन या रात अपने बैंक खाते को एक्सेस कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, बैलेंस चेक करना है, फंड ट्रांसफर करना है, बिलों का भुगतान करना है, स्टेटमेंट देखना, वो सभी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुविधा है, आपको बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर या ऑफिस से ही आप सभी बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, समय की बचत होती है। इसके अलावा इस पर जो हमारा बेहतर नियंत्रण होता है और सिक्योर ट्रांजेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है महिला नर्तकियों सुनहरे बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मोहिनीअट्टम का था, जो कि राइट आंसर था। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो केरल के एक शास्त्रीय नृत्य, केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य, एक आपका मोहिनीअट्टम, एक कथकली, जिसमें से एक आपका मोहिनीअट्टम है। इसमें पहने वाली साड़ी का जो कसाऊ साड़ी कहा जाता है इसे, और इस नृत्य की जो वेशभूषा होती है सादगी और सुंदरता का प्रतीक है, और जिसमें सफ़ेद रंग पवित्रता और सुनहरा बॉर्डर जो है समृद्धि को जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, वो क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1952 में जो है किस संस्था की स्थापना जो है यहाँ पर हुआ था। तो 1952 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना जो है यहाँ पर हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को यहाँ पर किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत के जो है प्रधानमंत्री होते थे। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इसका मुख्य कार्य जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अंतिम मंजूरी देना और देश के विकास के लिए जो है नीतियों पर विचार विमर्श करना जो था वो रहता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 3 गर्ल्स नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग जो है किस कलाकार के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर अमृता शेरगिल का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ये पेंटिंग जो है 1937 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में जो है स्वर्ण पदक जीती थी। इस पेंटिंग में चित्रित लड़कियां अमृतसर के मजीठिया हाउस की थी, और यह पेंटिंग भारत लौटने के बाद शेरगिल के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है बन गई थी। अमृता शेरगिल की बात करेंगे तो अमृता शेरगिल को जो है 20वीं सदी की महानतम महिला कला अग्रदूतों में से एक माना जाता है, जो हंगरी और भारत के सांस्कृतिक मिश्रण को अपनी कला में दिखाती थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि उज्जैन जो शहर है वो आपका यहाँ पर किस नदी के तट पर जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो था आपका शिप्रा था। ठीक है, तो उज्जैन जो नदी है उज्जैन जो शहर है आपका यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और मध्य प्रदेश में उज्जैन भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। और क्षिप्रा नदी की बात करेंगे तो ये चंबल नदी का एक सहायक नदी है, और यहाँ पर जो है मेला भी लगता है, कुंभ मेला, तो उसको भी आप याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख नदी और उनके तटों पर स्थित शहर को देखें तो यमुना जो नदी है जिस पर आगरा शहर जो है बसा हुआ है, हरिद्वार, भागलपुर, कानपुर, पटना, वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर है, कोटा ग्वालियर जो है आपका चंबल नदी के तट पर है, सूरत जो है आपका यहाँ पर तापी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, जबलपुर, वडोदरा, भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पर है, श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के, विजयवाड़ा सांगली जो है आपका यहाँ पर कृष्णा नदी के तट पर है। इसके अलावा जो आपका हैदराबाद है वो भी आपका यहाँ पर पूछा गया था कि हैदराबाद जो है कौन सी नदी के तट पर है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। हैदराबाद जो है ये आपका यहाँ पर मूसी नदी के तट पर जो है स्थित है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, 2 बार ये 2 से 3 बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, हैदराबाद वाला। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो सी आर पाटिल है को मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में जो है कौन सा कैबिनेट मंत्रालय मिला है। तो इसका राइट आंसर जो है जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर था। ये जो आपके सी आर पाटिल है गुजरात के नवसारी से सांसद हैं, और वो जो है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट का जो है नेतृत्व जो है कर रहे हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय जो है आपके यहाँ पर सी आर पाटिल जी ही हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपका यहाँ पर कि आमों को पकाने में जो है सहायक वर्षा को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आम्र वर्षा का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर को जो है दक्षिण भारत के केरल या कर्नाटक जैसे राज्यों में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा है, जो आम के फलों को पकने में मदद करता है और ब्लॉसम को
गिरने से रोकती है, इसलिए इसे जो है आम्र वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया कि मौसम के कारण होने वाले बेरोजगारी को जो है क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो जो मौसमी जो बेरोजगारी होती है यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यह तब होती है जब काम केवल कुछ खास मौसमों या महीनों में उपलब्ध होता है, जैसे कृषि, बुआई, कटाई या पर्यटन पर्यटन छुट्टियों के समय में या छुट्टियों के मौसम में, और बाकी समय जो है काम नहीं होता है। एक आपका होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उत्पादकता कम होती है, जैसे एक छोटे से खेत पर बहुत सारे किसान वहां पर काम कर रहे हैं। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, ये जो है कौशल या तकनीक में बदलाव के कारण होता है, जब श्रमिकों के पास नौकरी के लिए जरूरी जरूरी कौशल नहीं होते। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी, यह आर्थिक मंदी के कारण होती है जब कुल मांग में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार के द्वारा सड़कों के निर्माण पर किए गए व्यय को जो है किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का था, पूंजीगत व्यय का, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो यह वह खर्च है जिसमें सरकार की संपत्तियां का निर्माण होता है और देनदारियों में जो है कमी आती है। चूंकि सड़क एक भौतिक संपत्ति है, इसलिए इसके निर्माण पर हुआ जो खर्च होगा पूंजीगत व्यय जो है कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि एशियाई खेलों में जो है भारत ने कबड्डी में अपना पहला स्वर्ण पदक जो है आपका यहाँ पर कब जो है जीता था। तो एशियाई खेलों की बात करेंगे तो पुरुषों ने कबड्डी में अपना पहला स्वर्ण पदक 1990 में जीता था, जो कि बीजिंग में एशियाई खेल हुआ था। एक पूर्ण पदक खेल के रूप में जो है शामिल किया गया था कबड्डी को, और भारत ने उसी संस्करण में पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं में जो है स्वर्ण पदक जीता था, और तब से ये खेल भारत के लिए जो है वर्चस्व का विषय रहा था 2018 तक, जब आपका यहाँ पर ईरान ने जो है आपका भारत को हराया था और कांस्य पदक से जो है संतोष करना पड़ा था। तो आप इसको याद रखेंगे। 1982 में यह जो है एक प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 1990 में जो है यह आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका कार्यशील जनसंख्या का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। कार्यशील जनसंख्या की बात करेंगे तो इस आयु वर्ग में जो कि 15 से 59 वर्ष के लोगों को जो है आर्थिक रूप से उत्पादक माना जाता है, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति के रूप में योगदान देते हैं। इसके अलावा एक होता है आश्रित जनसंख्या, 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो है इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आमतौर पर अपनी जरूरतों के लिए कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द सी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम जो है आपसे पूछा गया था। तो द सी जो पुस्तक है उसके लेखक जो है आपके जॉन वैन विले हैं, तो इसका राइट आंसर जो है जॉन वैन विले हो जाएगा। इनके द्वारा जो है 2005 में लिखा गया उपन्यास है, इनको जो है बुकर पुरस्कार भी मिला है। और आयरिस मडॉर्क का 1978 का उपन्यास द सी भी है, जिसने 1978 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो आप लोग बताइएगा कि आयरिस मडॉर्क वाला पूछा गया था या जॉन बैन विले वाला पूछा गया था, क्योंकि दो सी पुस्तक जो है उन दोनों के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्घाटन जो है किसने किया था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन जो है पूछा गया था। हालांकि इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हमें मिल गया था एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे यहाँ पर। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में जो है आपके यहाँ पर मे भी जो है ऑप्शन में सिंधु लिपि दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ का जो लिपि जो है, जो भी लिपि हो, जिसे हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि जो है कहते हैं, जिसमें चित्रों के माध्यम से अपनी बात कही गई है, लेकिन वो जो लिपि है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अज्ञात है। ठीक है, ये लिपि जो है दाईं से बाईं की ओर जो है लिखी जाती है। हजारों प्रयासों के बावजूद आधुनिक विद्वान अब तक जो है इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि जब सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने शेयर बेचती है तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है दिस इन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश जो है इसका राइट आंसर था। विनिवेश की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करना होता है, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पैसे जुटाना होता है। भारतीय निवेश सार्वजनिक संपत्ति
जो है प्रबंधन विभाग भारत में इस प्रक्रिया का जो है देखरेख करते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। यदि सरकार जो है 51% या उससे अधिक शेयर बेचकर नियंत्रण जो है निजी हाथों में सौंप देती है तो उसे जो है निजीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जाति प्रथा का विनाश पुस्तक के लेखक जो है आपके कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, बी आर अम्बेडकर का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है 1936 में लिखा गया एक प्रसिद्ध भाषण था जो उन्होंने जो है लाहौर के जाट पात तोड़क मंडल के सम्मेलन में लिखा था, लेकिन ब्राह्मणवादी दबाव के कारण जो है इसे पढ़ा नहीं जा सका। बाद में पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुआ, जो कि आपका यहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का मुख्य कार्य जो है क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो था कि ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, तो इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो आरबीसी जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य जो कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वापस फेफड़ों तक लाना ताकि उससे बाहर निकाला जा सके। और ये कार्य जो है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की मदद से होता है, जो ऑक्सीजन को बांधता है, कोशिकाओं को जो है सही कामकाज के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि झरिया कोयला खान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर झारखंड का था, जो कि आपका राइट आंसर था। ये जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह जो है कोकिंग कोल का सबसे मुख्य स्रोत है और ये क्षेत्र जो है दशकों से अपनी भूमिगत आग के लिए जो है चर्चा में रहता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया उदारीकरण का जो है विपरीत यानी कि अपोजिट जो है क्या होता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हमें मिल गया है, तो उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान में जो है अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर जो है तुहिन कांड पांडे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुहिन कांटा पांडे की बात करेंगे तो 1987 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं, जिन्हें 1 मार्च 2025 से जो है 3 साल के लिए जो है सेबी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्राथमिक और सबसे जो महत्वपूर्ण पेशा था कृषि था, क्योंकि वो गेहूं, जौ, दालें, कपास जैसी फसलें जो है उगाते थे, जिनके प्रमाण पुरातात्विक खुदाई के से मिले हैं। पशुपालन हो गया, शिल्प हो गया, ये भी जो है महत्वपूर्ण थे, लेकिन कृषि ही उनकी अर्थव्यवस्था का जो है बेस था यानी कि आधार था, जबकि मुर्गी पालन मुख्य व्यवसाय नहीं था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस धार्मिक समुदाय में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका जो दिया गया था ईसाई का दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। लिंगानुपात जो कि पहले ही हमने आपको बता चुका है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उसको जो है यहाँ पर निकाला जाता है। तो ईसाई की जो आपका है लिंगानुपात 1023 है। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म का लिंगानुपात 965 है, मुस्लिम का 951 है, हिंदू का जो है 939 है और सिख का जो लिंगानुपात है आपका यहाँ पर 903 है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका यहाँ पर कि किस राज्य की तंगेल साड़ी को हाल ही में जो है भौगोलिक संकेत यानी GI टैग जो है प्रदान हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल की जो तंगेल साड़ी है उसको जो है आधिकारिक तौर पर जो है भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। इसे जनवरी 2024 में ही जो है तंगेल साड़ी ऑफ बंगाल के नाम से जो है पंजीकृत किया गया था। ये पश्चिम बंगाल के नदिया और पूर्वी वर्दान जिले में जो है बुनी जाती है। तंगेल के साथ ही जो है पश्चिम बंगाल की कोरियल और गरज साड़ियों को भी जो है GI टैग मिला है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं के लिए केंद्र राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि CMS-01 या CMS-03 उपग्रह का मिशन का जो है जीवन काल आपसे यहाँ पर पूछा गया। राइट आंसर जो है यहाँ पर 7 वर्ष जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो है एक आपका संचार उपग्रह है जो विस्तारित सी बैंड सेवाएं प्रदान करता है। भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूहों को कवर करता है। लॉन्च 17 दिसंबर 2020 को किया गया था।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया कि गेल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक या सीएमडी कौन है। तो गेल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक की बात करेंगे तो वो आपके संदीप कुमार गुप्ता है। तो इसका राइट आंसर जो है संदीप कुमार गुप्ता हो जाएगा। हालांकि दीपक गुप्ता को जो है 6 नवंबर 2025 को उनके स्थान पर सीएमडी के रूप में सिफारिश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। जल्दी ये कार्यभार संभालेंगे, लेकिन संदीप कुमार गुप्ता जो है फरवरी 2026 में जो है सेवानिवृत्त होंगे। तो संदीप कुमार गुप्ता ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया कि बोनालू जो आपका महोत्सव है त्यौहार है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला है, उसको भी देख लेंगे। उससे पहले बोनालू की बात करेंगे तो ये जो है तेलंगाना में जो है बनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ गदर आंदोलन और हिंदू जर्मन संयंत्र में जो है सक्रिय हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो है रास बिहारी बोस जो है इसका राइट आंसर था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है गदर आंदोलन और हिंदू जर्मन संयंत्र में जो है आपके लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और बाघा जतीन, जिसे जतीन मुखर्जी कहा जाता है, विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा और राज बिहारी बोस और अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला जैसे कई क्रांतिकारी जो है सक्रिय थे। तो आपके ऑप्शन में राज बिहारी बोस दिया गया था जो कि राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया कि आचार्य नंदकिशोर के द्वारा रचित जो है अभिनव दर्पण निम्नलिखित में से जो है किस शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका भरतनाट्यम था। तो भरतनाट्यम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक जो है आपके नंदकिशोर हैं और यह ग्रंथ जो है अंगों के संचालन, हस्त मुद्राओं और अभिनव की कला पर जो है विस्तृत जानकारी प्रदान जो है करता है। मुख्य रूप से जो है भरतनाट्यम के कलाकारों के लिए जो है अनिवार्य है। अगला है कि एक चेक का सबसे सटीक रूप से जो है कैसी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, चेक का जो है आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, एक लिखित दस्तावेज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से विशिष्ट राशि भुगतान करने का आदेश देता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो चेक जो है एक लिखित हस्ताक्षरित और बिना शर्त आदेश होता है जो एक व्यक्ति जो कि जारी करता होता है अपने बैंक को देता है कि उसके खाते से एक निश्चित राशि का भुगतान चेक पर लिखे गए व्यक्ति को करे या सीधे उसके खाते में जमा कर दे। और यह पर काम में जो है लिखित अधिनियम 1881 के तहत जो है कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग पैसों के लेन देन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किस संघ में सामान्यतः जो है एक खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है जहां रक्त साइनस नामक खुली जगहों में पंप किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आर्थ्रोपोडा या मोलास्का दिया गया था। तो मोलास्का ही में भी इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो होता है कि शरीर का जो तरल पदार्थ होता है हृदय के द्वारा बड़ी वाहिकाओं में पंप किया जाता है, शरीर की गुहाओं में खुलती है जिससे अंग और उत्तक जो है सीधे नहाते हैं। यह तंत्र अधिकांश मोलास्का और आर्थ्रोपोडा में जो है पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मोलास्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी भारत में मैदानों में गर्मी के मौसम में कौन सी गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं चलती है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लू था। तो उत्तर भारत के मैदानों में जो है गर्मी के मौसम में चलने वाली जो गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को यहाँ पर लू कहा जाता है, जो कि मई और जून के महीने में विशेष रूप से तेज चलती है और ईरान बलूचिस्तान थार रेगिस्तान में उत्पन्न होती है, जिससे भीषण गर्मी और लू लगने का भी जो है खतरा रहता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके माध्यम से निजी स्वामित्व वाली संपत्तियां उद्योग को सरकार के नियंत्रण स्वामित्व में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रीयकरण था। तो इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रीयकरण जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो है विधायी परिषद की स्थापना यहाँ पर की गई थी। 4 ऑप्शन दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन यहाँ पर पंजाब का था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 1861 के अधिनियम ने जो है गवर्नर जनरल को जो है नए प्रांत बनाने वहां विधान परिषदों की स्थापना करने की शक्ति दी। इसके तहत जो है बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1886 और पंजाब जो है 1897 में परिषद का गठन हुआ। इस अधिनियम ने जो है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की भी जो है शुरुआत की थी। अगला है कि ऋग्वेद मूल रूप से जो है किस लिपि में लिखा गया था। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ब्राह्मी लिपि जो है हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ था, लेकिन इसकी सबसे प्राचीन पांडुलिपि जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। आधुनिक समय में इसे जो है आमतौर पर देवनागरी में जो है छापा जाता है।
अगला है खर्ची पूजा उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर जो है यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा। इसमें जो है 14 देवताओं की पूजा की जाती है, धरती माता के शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है, आमतौर पर 7 दिनों का होता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल अष्टमी को जो है यह मनाया जाता है। मुख्य रूप से पुराने अगरतला के 14 देवताओं के मंदिर में यह आपका आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर लैक्टोमीटर का था जो कि आपका राइट आंसर था। वहीं पर बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम लोग तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए करते हैं और वहीं पर थर्मोमीटर का उपयोग हम लोग तापमान मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से देवताओं को समर्पित है? इसे प्राचीन काल में दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर यहाँ पर भरतनाट्यम दिया गया था जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है आपका, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर में हुई थी और यह नृत्य देवदासियों यानी कि मंदिर की नर्तकियों के द्वारा देवताओं को समर्पित किया जाता है, इसलिए इसे जो है दासी अट्टम कहा जाता है। उड़ीसा भी जो है एक अन्य प्रमुख नृत्य है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और महारी परंपरा के माध्यम से मंदिरों में विकसित हुआ था, लेकिन हालांकि आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जब भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम में अपने शेयर बेचती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दिस इन्वेस्टमेंट इसका राइट आंसर था जो कि आपका हो चुका है पहले भी। अगला है कि मोहिनीअट्टम नर्तकियों के द्वारा पारंपरिक रूप से किस प्रकार की साड़ी पहनी जाती थी? ये भी क्वेश्चन हो चुका है। कसूर साड़ी जिसे कहा जाता है, जिस पर सुनहरा बॉर्डर वाली सफेद व्हाइट साड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था, जो दिया गया था कि इसने बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया है, बिल्कुल सही था। इसके तहत जो है 1774 में जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी सही था। और इसने जो है कंपनी के निदेशक को जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से रिपोर्ट करने के लिए जो है अनिवार्य किया था, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर सही था। ठीक है, तो पहला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस अधिनियम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के लिए जो है ये अनिवार्य कर दिया कि वह भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपेंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसकी भी स्थापना जो है 1773 में नहीं बल्कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि प्रसिद्ध पुष्कर ऊंट महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में जो है आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर अजमेर का था, राजस्थान का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो वार्षिक मेला है हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है और 2025 में जो है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो है ये निर्धारित है आपका पुष्कर मेला और दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना जो है 1965 में मुख्य रूप से किस उद्देश्य के साथ की गई थी? राइट आंसर था खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए जो है इसका राइट आंसर था। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया था। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के लिए एमएसपी को जो है अभियान चलाने के लिए किसानों के हित में और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के हिसाब से जो है 30 ग्रीन क्रेडिट किस अधिनियम के तहत जो है वनीकरण गतिविधियों के लिए दिए जा सकते हैं? राइट आंसर जो था वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ये जो पहल है भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है या पीएम विकास जैसी परियोजनाओं के तहत शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए जो है अनुदान मुख्य रूप से जो है किस निकाय मंत्रालय के माध्यम से जो है किया गया? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जो है अनुदान मुख्य रूप से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से लागू किया जाता है, जो युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए जो है परिणाम आधारित प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जो है चर्चा में रहा ऑपरेशन अमृत केरल सरकार के द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? राइट आंसर जो था वो आपका था एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाना और एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटना, इसका जो है राइट आंसर था।
अमृत का जो पूर्ण रूप था आपका एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के लिए जो है आवेदन करने के लिए निर्धारित आयु जो है पूछा गया था, तो 27 से 32 वर्ष जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु जो है 27 से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया था SC/ST महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए। ऊपरी आयु सीमा जो है 5 वर्ष की छूट जो है दी गई थी। अगला है कि हाल ही में जो है AI फॉर स्किलिंग पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है यहाँ पर किसने किया था? राइट आंसर जो है जयंत चौधरी, यहाँ पर इसका राइट आंसर था। अध्यक्षता जो है कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो है जयंत चौधरी ने 24 दिसंबर 2025 को जो है नई दिल्ली के कौशल भवन में इस रणनीतिक बैठक की जो है अध्यक्षता की थी। अगला है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में मनाया जाने वाला वो कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जो देवी काली या महाकाली को समर्पित है? इसका राइट आंसर जो है बोनालू था। बोनालू मुख्य रूप से तेलंगाना विशेषकर हैदराबाद सिकंदराबाद में मनाया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी जो इसकी काफी मान्यता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने में जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास द प्रॉमिस के लिए जो है 2021 का बुकर पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर था डेमन गलगुट, इसका राइट आंसर था डेमन गलगुट जो है ये पुरस्कार जीतने वाले तीसरे दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये जो पुस्तक है द प्रोमिस दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के दौर से लोकतंत्र की ओर बढ़ने के संक्रमण काल के दौरान जो है एक श्वेत परिवार के पतन की कहानी है। अगला है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है निम्नलिखित में से जो है किस ब्रिटिश आयोग की समिति के सदस्य थे? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है वेलवी कमीशन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो वेलवी कमीशन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले की जब हम लोग बात करेंगे तो 1987 में जो है 1897 में जो है बेलवी कमीशन के सामने गवाही देने के लिए जो है एक प्रमुख भारतीय यहाँ पर सदस्य थे। और इस कमीशन का गठन जो है भारत के वित्तीय मामले और खर्चों की जांच के लिए जो है किया गया था, जहां गोखले ने जो है भारत की खराब स्थिति को जो है खराब आर्थिक स्थिति को जो है उजागर किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वहां पर हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की सबसे अनूठी और उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर जो है यहाँ पर सड़क और नालियों की ग्रिड प्रणाली जो है यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी, नगर नियोजन था, यहाँ आयताकार खंडों में बटे हुए थे जहाँ सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, शतरंज को विषा दिशा दिखाता था। सड़क और नालियों की बात करेंगे तो मुख्य सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी, घरों से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर सड़कों की मुख्य नालियों में मिलता था, जिसे नियमित रूप से साफ किया जाता था। या इसके अलावा मानकीकृत ईंटें थी, एक घर पर पकी हुई और धूप में सुखाई गई ईंटों से जो है बने होते थे। तो इन सभी को आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। लगभग हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। जीके जीएस के 2-3 क्वेश्चन छूट गए, उसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पर जो है हम एक आपके यहाँ पर यूट्यूब चैनल है SSC की दुनिया, उन्होंने जो है ये प्रश्न हमें शेयर किया था, तो उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा एक और नाम जो है आपके यहाँ पर प्रश्न जो है भेजे थे, उनका जो नाम है सुहास मेवाल, तो उनको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए थे। बाकी और प्रश्न आए होंगे, उसको आप लोग जो है डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।